नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज और आज के इस टेस्ट सीरीज में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें हमने अभी तक हमने जो है आपको 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट नंबर कर रखा है। सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप चाहे तो वीडियो में से जाकर के लिंक से जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ, तो सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम करते हैं 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन, जिसका हम बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ इसका क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोग को मिल सके। और साथ साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं सेट की तरफ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो कुवैती दिनार। जी हाँ, तो कुवैती दिनार जो है सबसे महंगी करेंसी है। जी हाँ, तो सबसे महंगी करेंसी जो है कुवैती दिनार है, जिसका अगर भारत में बात किया जाए तो एक कुवैती दिनार का जो है लगभग 200, जी हाँ, तो 267 रुपये। जी हाँ, तो 267 रुपये जो है एक कुवैती दिनार हो जाता है। जी हाँ, तो एक कुवैती दिनार हो जाता है। अगर बहरीनी दिनार की बात की जाए तो बहरीनी दिनार जो है बहरीन की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? बहरीन की मुद्रा जो है वो बहरीनी दिनार हो जाता है। और बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो बहरीन की राजधानी जो है आपका क्या हो जाता है? आपका मनामा हो जाता है। क्या होता है? बहरीन की राजधानी जो है मनामा हो जाता है। अगर ओमानी रियाल की बात की जाए तो ओमानी रियाल जो है ओमान की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? ओमान की ये मुद्रा हो जाती है। जी हाँ, तो ओमान की मुद्रा हो जाती है। और कुवैत को, जी हाँ, तो कुवैत की बात की जाए तो कुवैत की जो राजधानी, जो सॉरी दोस्तों, कुवैत जो है 1961 ईस्वी में, क्या 1961 ईस्वी में जो है स्वतंत्र हुआ था। जी हाँ, तो कुवैत 1961 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। और ओमान की राजधानी जो है मस्कट है। क्या है? ओमान की राजधानी जो है मस्कट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन में बोला जा रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की नीति रणनीति के रूप में आयात प्रस्थान का अवधारणा को प्रारंभ किया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सत्य है। जी हाँ, तो दोस्तों, दोनों ही कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 में, कब? 1956 में स्टार्ट हुई थी। यह तो 1956 में जो है स्टार्ट हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो और ये 1956 से 61 तक चली थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 तक चली थी। कब तक चली थी? 1961 से 66 तक चली थी। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कहा जा रहा है, पंचायती राज्य ने, जी हाँ, तो पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, तो नहीं की बात कर रहा है, तो सही नहीं की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है 73वां संविधान संशोधन, यहाँ तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, ये आपका गलत कथन है। क्या है? गलत कथन। इसके अलावा पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन, यह तो जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग है, ये आपका सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, तो ये भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत महत्व बढ़ाता है, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो
बात किया जाए कि गलत कथन जो है आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 में नहीं बल्कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि तिलहन की फसल के संबंध में जो है ये 3 कथन दिया हुआ है, इसी के ऊपर विचार करना है। तो क्या बोला जा रहा है? भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, तो पहले ही ये गलत हो गया। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसावधान उद्योग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो ये कथन सही है। तिल उत्तरी भारत के खरीफ फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी फसल, तो ये भी कथन सही है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि कथन 2 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं? तो अमरिंदु प्रकाश जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं या फिर चुने गए हैं। जी हाँ, तो अमरिंदु प्रकाश जो है बिहार के मधुबनी जिला से बिहार के मधुबनी जिला के मूल निवासी है। कहाँ के? बिहार के मधुबनी जिला के मूल निवासी। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, जो कि एक नवरत्न कंपनियों में से एक है, तो इसका स्थापना जो है 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान, जी हाँ, तो भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? जी हाँ, तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, भारतीय संविधान जो है मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार को प्रदान करता है। कितने? 6 मौलिक अधिकार को जो है वो प्रदान करता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो बात किया जाए कि पहले कितना था, तो पहले जो है 7 था। क्या था? 7, जो कि क्या था? संपत्ति के अधिकार को हटा करके वित्तीय अधिकार, जी हाँ, तो वित्तीय अधिकार में वित्तीय अधिकार बना दिया गया है। और ये जो है संपत्ति का अधिकार जो है 300 के क में वर्णित है। क्या है? 300 के क में जो है वर्णित है। अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में वर्णित किया गया है। क्या किया गया है? भाग 3 में वर्णित किया गया। अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 तक लेकर के जो है इसका अनुच्छेद में वर्णित है। जी हाँ, तो अनुच्छेद में वर्णित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? जी हाँ, तो 4 अलग अलग जो हैं वो झरने हैं। तो इसका राइट आंसर जो है जोग। जी हाँ, तो जोग जलप्रपात जो है इसमें 4 अलग अलग झरने हैं। पहला है राजा रानी, रॉकेट और रोर। ये 4 अलग अलग प्रकार के झरने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर जोग जलप्रपात की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और शरावती नदी पर, किस नदी पर? शरावती नदी पर जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर जो है ये अवस्थित है। अगर बात की जाए दूध सागर जलप्रपात, तो दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अगर बात किया जाए अरिपिल्लई, जी हाँ, तो अथिरा पिल्लई जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। हिरनी जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में जो है ये स्थित है हिरनी जलप्रपात। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? जी हाँ, तो अगर पूरा पाषाण की बात की जाए तो पूरा पाषाण में लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में, यानी कि पहाड़ की जो गुफाएं होती हैं उनमें ये निवास करते थे। जी हाँ, तो ये निवास करते थे। अगर बात की जाए पूरा पाषाण काल में भारत का प्रथम, जी हाँ, तो भारत में प्रथम स्थान की खोज जो है कब की गई थी? तो 1800, जी हाँ, तो 1863 ईस्वी में खोज की गई थी। और किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। जी हाँ, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। और पूरा पाषाण का अंतिम चरण जो है इसमें आग की खोज हुई थी। क्या हुई थी? आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में हुई थी। क्या हुई थी? अंतिम चरण में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन बनाती है? तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा नदी बनाती है। एक्चुअली ये जो है गंगा और, जी हाँ, तो गंगा और
ब्रह्मपुत्रा, जी हाँ, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर बनाती है, क्या करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है मिल करके जो है ये डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरबन जो है, जी हाँ, तो सुंदरबन जो है ये सुंदरी नाम की वृक्ष वहां पाई जाती है, इसलिए जो है सुंदरी नाम की वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा के रूप में जाना जाता है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, जी हाँ, तो वेस्ट बंगाल में ये स्थित हो जाता है। अगर डेल्टा की बात की जाए तो डेल्टा जो है प्रमुखतः त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, जो कि लैटिन सिंबल है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। और इसी सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन जो है इसी डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है बैडमिंटन का नेट, जी हाँ, तो बैडमिंटन का जो नेट होता है इस प्रकार से लगा होता है बैडमिंटन का नेट, तो कितनी ऊंचाई पर होता है। तो बैडमिंटन का नेट की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1.55 मीटर, जी हाँ, तो 1.55 मीटर की ऊंचाई पर जो है बैडमिंटन का नेट लगाया जाता है। जी हाँ, तो अगर बैडमिंटन में औसत वजन या जी हाँ, तो रैकेट, या तो रैकेट होता है उसके वजन की बात की जाए तो 85 से 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 85 से लेकर के 140 ग्राम तक जो है इसके रैकेट का वजन होता है। क्या होता है, रैकेट का वजन होता है, जिसे हम लोग कॉर्क के नाम से जानते हैं। अगर आधुनिक गोल्फ की शुरुआत की बात की जाए, जी हाँ, तो आधुनिक गोल्फ की शुरुआत की बात की जाए तो कहाँ से हुआ है, आधुनिक गोल्फ बोलेगा तो स्कॉटलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जी हाँ, तो कौन सा कथन जो है वो सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही है। भारतीय एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मरे डार्लिंग नदी, जी हाँ, तो मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। जी हाँ, तो किस देश में स्थित है। तो मरे डार्लिंग नदी की अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदी है, इसीलिए जो है मरे डार्लिंग नदी बेसिन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, जो कि मरे डार्लिंग नदी जो है और निकलती कहाँ से है, तो निकलती सॉरी, ये जो है गिरती है दक्षिण सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, दक्षिण सागर में गिरती है। जी हाँ, तो दक्षिण सागर में गिरती है। अगर मेडागास्कर की बात की जाए तो मेडागास्कर जो है आपके कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में ये स्थित है मेडागास्कर। जी हाँ, तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो हमारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान, ध्यान दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाने का प्रावधान है। जी हाँ, तो मातृभाषा में दी जाने की प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 350 के ए में। जी हाँ, तो अनुच्छेद 350 के ए में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जानी चाहिए। जी हाँ, तो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए भारतीय संविधान के भाग, जी हाँ, तो भाग 17, जी हाँ, तो भाग 17 में जो है अनुच्छेद 43 से लेकर के, जी हाँ, तो अनुच्छेद 43 से लेकर के 351 तक वर्णित किया गया। जी हाँ, तो 351 तक वर्णित किया गया है, जो कि भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। जी हाँ, तो भाषा से संबंधित है। अगर बात किया जाए 43 का ए, यानी कि 343 का ए जो है वो किससे संबंधित है, 343 का ए जो है राजभाषा हिंदी। जी हाँ, तो हिंदी का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, हिंदी का उल्लेख मिलता है। 350, जी हाँ, तो 350 की बात की जाए तो 350 जो है क्या है, तो 350 के ख के अंतर्गत जो है वो क्या किया गया है, आपके भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार। जी हाँ, तो भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार राष्ट्रपति द्वारा, जी हाँ, तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और अगर 348 की बात की जाए, किसकी बात की जाए, 348 की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा जो है अंग्रेजी होगी। क्या होगी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा जो है वो अंग्रेजी होगी। क्या होगी, अंग्रेजी होगी। अगर 351 की बात की जाए तो हिंदी भाषा को विकास से संबंधित है। जी हाँ, तो हिंदी भाषा का विकास, जी हाँ, तो हिंदी भाषा का जो विकास होना चाहिए वो पूरे देश में होना चाहिए, इसका संबंध है
51 से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? जी हाँ, तो विधि संहिता बनाने वाला राजा जो है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम्मुराबी। जी हाँ, तो हम्मुराबी जो है वो विश्व में प्रथम विधि संहिता बनाने वाला प्रथम राजा हो जाता है। हम्मुराबी की बात की जाए तो ये बेबीलोन का, कहाँ, बेबीलोन का ये शासक था। कहाँ का था? बेबीलोन का शासक था। अगर भारत में प्रथम विधि वेता की बात की जाए तो भारत में जो है मनु है। कौन है? मनु जो है प्रथम विधि वेता है। और मनु जो है वो शुंग वंश के शासक थे। कौन से वंश के? शुंग वंश के ये शासक थे। किस वंश के? शुंग वंश के ये शासक थे। और जिसके, अगर शुंग वंश की बात की जाए तो शुंग वंश जो है, यहाँ तो शुंग वंश के जो आपके क्या हैं, शुंग वंश के स्थापक कर्ता जो है वो कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना इसी ने की थी। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति दो लगातार कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? जी हाँ, तो राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो लगातार 2 बार, जी हाँ, तो लगातार 2 बार जो है ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। जी हाँ, तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1950, जी हाँ, तो 1950 को पहली बार जो है क्या संविधान सभा के द्वारा इनको राष्ट्रपति चुना गया था। कब? 1950 को जो है पहली बार संविधान सभा के द्वारा इनको राष्ट्रपति चुना गया था। और इनके कार्यकाल में जो है एस राधाकृष्णन, जी हाँ, तो एस राधाकृष्णन जो है लगातार 2 बार, पहली बार जो है वो क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति के रूप में रहे थे। उनके बाद जो है इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया था राजेंद्र प्रसाद के बाद। जी हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद के बाद। और इन्हीं के, जी हाँ, तो एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही जो है आपको 5 सितंबर, जी हाँ, तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो गुलाबों की लड़ाई जो है वो कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई जो है वो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में जो है गुलाबों की लड़ाई हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर बात की जाए इंग्लैंड में जो है रक्त क्रांति, जी हाँ, तो इंग्लैंड में जो है रक्त क्रांति जो है वो कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में जो है रक्त क्रांति हुई थी। जी हाँ, तो अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए कि पोलैंड, तो पोलैंड पर हिटलर ने कब आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर हिटलर ने जो है 1939 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसके फलस्वरूप जो है इंग्लैंड में, सॉरी, जिसके फलस्वरूप जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, तो बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है अरुंधति रॉय। जी हाँ, तो अरुंधति रॉय जो है वो बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला है। इन्हें जो है किसके लिए? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, जी हाँ, तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है इन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1997 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1997 ईस्वी में जो है इन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। अगर बात की जाए किरण बेदी, तो पहली आईपीएस महिला, जी हाँ, तो पहली महिला आईपीएस जो है वो कौन थी? आपकी किरण बेदी थी। जी हाँ, तो किरण बेदी हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय की बात की जाए तो आपको जिनेवा में हो जाता है। क्या हो जाता है? जिनेवा में हो जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिसके लास्ट में ओ रहेगा, जी हाँ, तो जिसके लास्ट में ओ रहेगा उसका मुख्यतः ज्यादातर जो है आपका कहाँ रहेगा? उसका मुख्यालय जो है जिनेवा में हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और तो और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में ही स्थित है। अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय, जी हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में स्थित है। कहाँ स्थित है? वियना में स्थित हो जाता है। जी हाँ, तो वियना में स्थित हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, दिल्ली समझौता, जी हाँ, तो दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटेन भारत का वायसराय कौन था? जी हाँ, तो ब्रिटिश भारत का वायसराय जो है वो कौन था? तो उस समय जो है आपका
लॉर्ड इरविन जो है उस समय क्या था, वायसराय था। क्या था, वायसराय था। अगर दिल्ली समझौता की बात की जाए तो ये जो है 5 मार्च, कब, 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो ये गांधी और इरविन, जी हाँ, तो गांधी और इरविन के बीच हुआ था। इसे इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, तो इवानोवो, जी हाँ, तो इवानोवो को जो है रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हाँ, तो रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि सूती वस्त्र के लिए, किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए क्या है, जाना जाता है। जी हाँ, तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। अगर मास्को की बात की जाए तो मास्को को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हाँ, तो जापान का मैनचेस्टर, दोस्तों जापान का मैनचेस्टर जो है वो मास्को को नहीं बल्कि जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। और मास्को जो है रूस की राजधानी है। क्या है, रूस की राजधानी जो है मास्को हो जाता है। क्या हो जाता है, रूस की राजधानी मास्को हो जाता है। अगर भारत का, जी हाँ, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर की बात की जाए तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर हो जाता है। क्या हो जाता है, कानपुर हो जाता है। अगर बात की जाए सूत्री वस्त्रों की, या तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है किसे कहा जाता है भारत में, तो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही फेमस होता है। और भारत का बोस्टन क्या कहा जाता है, भारत का बोस्टन, जी हाँ, तो बोस्टन जो है किसे कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन जो है, अगर बात की जाए तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को, किसे, अहमदाबाद को जो है वो कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। तो मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग जो है वो नदी को प्रदर्शित करने के लिए, किसके, नदी को प्रदर्शित करने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः नीले रंग का प्रयोग जो है जल के लिए होता है। किसके लिए होता है, जल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है जल नहीं है, इसीलिए पहाड़ नहीं होगा, रेल मार्ग नहीं होगा, मैदानी क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। अगर बात की जाए कि पृथ्वी का नीला दिखाई देना जो है वो जल के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, जल के कारण जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी हमारा कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगर लाल की बात की जाए तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यह तो कहा जा रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है। तो किस अभिलेख में जो है कालिदास का नाम मिलता है, तो जी हाँ, तो किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है, तो जी हाँ, तो एहोल अभिलेख में, जी हाँ, तो एहोल अभिलेख में जो है कालिदास का नाम देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम जो है देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एहोल अभिलेख की बात की जाए तो ये महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा इसमें है। या तो महाकालेश्वर, या तो महाकालेश्वर मंदिर की भी चर्चा इसमें देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो देखने को मिल जाता है। एहोला अभिलेख जो है वो बतापी, जी हाँ, तो बतापी में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, बतापी में ये अवस्थित है। कहाँ स्थित है, बतापी में अवस्थित है। एहोला अभिलेख जो है चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण किया था। जी हाँ, तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इसे उत्कीर्ण करवाया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, वकार कप, ध्यान दीजिएगा वाकर कप का संबंध किस खेल से है। तो वाकर कप का संबंध जो है वो गोल्फ से है। किस खेल से है, गोल्फ से जो है वाकर कप का संबंध हो जाता है। जी हाँ, तो वाकर कप का संबंध गोल्फ से हो जाता है, जो कि बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है, यानी कि ये सेंटेंस जो है ये किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह कथन कहा था। जी हाँ, तो वह कथन कहा था। और कब कहा था, तो 1936 में। जी हाँ, तो 1936 में लखनऊ, जी हाँ, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है इन्होंने
कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि भारत में, जी हाँ, तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जी हाँ, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अगर भारत में संरचना बात की जाए बेरोजगारी की, तो ये जो है संरचनात्मक, जी हाँ, तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिल जाता है। और कृषि के क्षेत्र में, जी हाँ, तो कृषि के क्षेत्र में जो है आपको अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अदृश्य बेरोजगारी जो है कृषि के क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो सबसे बड़ा बेरोजगारी मिलता है, यानी कि शिक्षित बेरोजगार जो है भारत में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। जी हाँ, तो शिक्षित बेरोजगार बहुत ही अधिक है। शहरी बेरोजगारी की बात की जाए तो शिक्षित बेरोजगारी है, कैसी है? शहरी बेरोजगारी जो है वो शिक्षित बेरोजगारी है। पढ़े लिखे होकर भी ये लोग बेरोजगार रहते हैं। और अगर शिक्षित बेरोजगार की बात की जाए, शिक्षा के बहुत सारे इसमें साधन है लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सांकेतिक मुद्रा, या तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो है वो किसने लागू की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है चांदी के मूल्य के बराबर किसका? तांबा का सिक्का चलाया था। किस चीज का सिक्का चलाया था? तांबा का सिक्का जो है इसी ने चलाया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? सबसे अधिक विद्रोह जो है वो क्या हुआ था? इसी के शासनकाल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो इसका क्षेत्र पर शासन करने वाला, या तो सबसे अधिक क्षेत्र पर शासन करने वाला जो है वो पहला शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। सारे के सारे जो है ये सल्तनत काल के थे। किस काल के? सल्तनत काल के जो थे ये शासक थे। अगर बात की जाए दीवान ए कोही, जी हाँ, तो दीवान ए कोही जो कि कृषि से, किससे? कृषि से संबंधित था। इसी ने इसकी स्थापना की थी। क्या की थी? इसी ने इसकी स्थापना की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बाजार नियंत्रण की पहली नीति किसने अपनाई थी? तो बाजार नियंत्रण की अगर नीति की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण की नीति सबसे पहले अपनाई थी। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है अपनाई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अलाउद्दीन के समय की बात की जाए तो ये भीषणतम मंगोल आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? मंगोल आक्रमण जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, तो इसी के शासनकाल में जो है मंगोल आक्रमण हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी प्रथम जो था वो मुस्लिम शासक था। कैसा था? प्रथम मुस्लिम शासक था जो कि राजनीतिक को अपने धर्म से अलग रखता था। जी हाँ, तो धर्म को जो है राजनीतिक से अलग रखता था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डेल्टा टोडा जनजाति का मूल निवास है? जी हाँ, तो टोडा जनजाति का मूल निवास जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो टोडा जनजाति का मूल निवास जो है नीलगिरी पहाड़ियां हो जाता है। क्या हो जाता है? नीलगिरी पहाड़ी जो है टोडा जनजाति का मूल निवास हो जाता है। अगर नीलगिरी पहाड़ी की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में ये टोडा जनजाति स्थित, सॉरी टोडा जनजाति नहीं, नीलगिरी पहाड़ी हो जाती है। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर हो जाता है। जी हाँ, तो अगर टोडा जनजाति की बात की जाए तो टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है, जी हाँ, तो मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन है। क्या है? पशुपालन जो है वो टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में इस जनजाति की बात की जाए तो भारत में इस जनजाति का जो है लगभग 8.6 या तो 8.6% जो है वो भारत में इसका क्या हो जाता है? जनसंख्या हो जाता है। जी हाँ, तो जनसंख्या हो जाता है। अगर बात किया जाए खासी, तो खासी पहाड़ियां जो है खासी जनजाति के लिए प्रमुख है। जी हाँ, तो खासी जनजाति के लिए प्रमुख हो जाता है, जो कि मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, या फिर किस
शासन काल में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अकबर। जो है तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने जो है अनुनाद विभाग की स्थापना की थी। क्या की थी? अनुनाद, अनुदान, सॉरी, अनुवाद। जी हाँ, तो अनुवाद विभाग की स्थापना जो है अकबर ने करवाई थी। जी हाँ, तो अकबर ने करवाई थी। अगर बात किया जाए कि अकबर के समय महाभारत का अनुवाद हुआ था। जी हाँ, तो महाभारत का अनुवाद जो है अकबर के समय में हुआ था, जिसका नाम क्या था? रज्मनामा। जी हाँ, तो रज्मनामा जो था वो महाभारत का अनुवाद था। जी हाँ, तो महाभारत का अनुवाद का जो था वो रज्मनामा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि अकबर के दरबार में एक महान मंत्री रहता था, जिसका नाम था बीरबल। जी हाँ, तो बीरबल जो था वो अकबर के दरबार में रहता था, जिनका जो मूल नाम था वो महेश दास था। क्या था? महेश दास जो था बीरबल का मूल नाम था। क्या था? मूल नाम जो है महेश दास था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? तो बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में जो है लगभग 77% भाग जो है वो कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो ये जो है आपको इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1961 के द्वारा जो है भारत के वायसराय को क्या किया गया है? अध्यादेश जारी करने का राइट दिया गया है, यानी कि उसको शक्ति दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? जी हाँ, तो भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है किसने प्रदान किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। जी हाँ, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है क्या किया था? ये प्रदान किया था। अगर बात किया जाए महारानी एलिजाबेथ की, तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर, जी हाँ, तो 31 दिसंबर, जी हाँ, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ये अधिनियम, जी हाँ, तो ये चार्टर एक्ट जो है ये प्रदान किया था। क्या किया था? प्रदान किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 217 साझेदार था। किस्मत कितना था? 217 साझेदार था स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी में। कितने? 217 साझेदार हुआ करता था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, म्यांमार कब आजाद हुआ था? तो म्यांमार जो है कब आजाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। जी हाँ, तो 4 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है क्या इसे आजाद किया गया था। अगर बात की जाए भारत सरकार अधिनियम 1900, जी हाँ, तो 1935 के तहत, जी हाँ, तो 1935 के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी कि म्यांमार को जो है भारत को जो है अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ की थी। क्या प्रारंभ की थी? अस्थाई बंदोबस्त जो है वो प्रारंभ किया था। किसने? आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। और ये कब पारित किया गया था? तो ये जो है 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में जो है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ? तो बंगाल, क्या हो जाता है? बंगाल, बिहार, जी हाँ, तो बिहार, उड़ीसा, जी हाँ, तो उड़ीसा, ये 3 जगहों पर जो है ये अस्थाई बंदोबस्त प्रथम में लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अस्थाई बंदोबस्त के जनक की बात की जाए तो सर जॉन सोर है। क्या है? जॉन सोर जो है वो अस्थाई बंदोबस्त के क्या हो जाते हैं? आपके जनक हो जाते हैं। जी हाँ, तो ये जनक हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो आपका वारेन हेस्टिंग्स, जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्रता रूप से, या तो संपूर्ण प्रक्षेप आता है, या तो प्रक्षेत्र आता है। भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था। अगर भारत के प्रथम वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग जो था वो प्रथम क्या था आपका गवर्नर
सॉरी प्रथम वायसराय हो जाता है। अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, जी हाँ, तो माउंटबेटन जो हो जाता है वो भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर हो जाता है। क्या होता है? गवर्नर जनरल हो जाता है, माउंट बेटन हो जाता है। और स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी जो हैं, जो है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं वो सी राजगोपालाचारी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया? जी हाँ, तो सती प्रथा जो किसके अंतर्गत जो है समाप्त कर दिया गया? तो बंगाल अधिनियम, जी हाँ, तो बंगाल अधिनियम 17, जी हाँ, तो बंगाल अधिनियम 17 के तहत जो है वो क्या कर दिया गया? सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, तो समाप्त कर दिया गया। और ये कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में जो है बंगाल अधिनियम 17 हुआ था। जी हाँ, तो बंगाल अधिनियम 17 हुआ था। और इसमें जो है राजा राम मोहन रॉय ने, जी हाँ, तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसमें। जी हाँ, तो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाया था। और ये जो है सती प्रथा का जो सांकेतिक प्रमाण जो है अर्थवेद में मिलता है, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया? था इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा NVS-1। जी हाँ, तो NVS-01 जो है ये लॉन्च किया। कब लॉन्च किया गया? तो मार्च 2023 को जो है इसे लॉन्च किया गया। जी हाँ, तो लॉन्च किया गया है। अगर बात किया जाए IRNSS-1A जो है ये क्या है? तो ये जो है आपका क्या हो जाता है? तो ये जो है ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये आपका तारामंडल है। जी हाँ, तो तारामंडल का पहला उपग्रह क्या है? पहला उपग्रह हो जाता है जिसे जो है 2013, जी हाँ, तो 2013 में जो है लॉन्च किया गया था। जी हाँ, तो लॉन्च किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? तो अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा संविधान उत्तर संस्था है? जी हाँ, तो कौन सा जो है संविधान उत्तर संस्था हो जाता है? तो संविधान उत्तर संस्था की बात की जाए तो नीति आयोग जो है वो संविधान उत्तर संस्था हो जाती है। अगर बात किया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हो गया था। कब हो गया था? 2015 में, 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। अभी वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन है? आपका कौन हो जाता है? तो नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के वर्तमान में क्या है? आपके हो जाते हैं। अगर बात की जाए जी हाँ, तो अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो ये जो है अनुच्छेद, जी हाँ, तो अनुच्छेद 315 में, जी हाँ, तो अनुच्छेद 315 में इसका बयान देखने को मिल जाता है। अगर वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग, जी हाँ, तो वित्त आयोग जो है 280, अनुच्छेद 280 में इसका देखने को मिल जाता है। चुनाव आयोग की बात की जाए, चुनाव आयोग जो है 324 में, किसमें? 324 में देखने को मिल जाता है। और अंतरराज्यीय परिषद, जी हाँ, तो अंतरराज्यीय परिषद जो है आपको किसमें देखने को मिल जाता है? अंतरराज्यीय परिषद जो है 263 में आपको देखने को मिल जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ, जी हाँ, तो प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या करते थे? तो बिपिन चंद्र पाल जो है प्रारंभ जीवन में आपके उदारवादी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? उदारवादी हुआ करते थे। और बिपिन चंद्र जो थे, बिपिन चंद्र पाल जो थे गरम दल, जी हाँ, तो गरम दल के त्रिरत्नों में से एक थे। क्या थे? गरम दल के त्रिरत्नों में से एक थे। क्या थे? एक थे। अगर बात की जाए लाल, जी हाँ, तो लाल, जी हाँ, तो लाल बाल, जी हाँ, तो बाल और पाल का, जी हाँ, तो पाल का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये जो है गरम दल के तीन त्रिरत्न थे। क्या थे? तीन त्रिरत्न हुआ करते थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, तो 2023 से जो है सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आर रवि कन्नन। जी हाँ, तो आर रवि कन्नन को जो है वो 2023 में 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, तो 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
95 या तो 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीता है? जी हाँ, तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीत लिया। तो इसका राइट आंसर जो है द एलिफेंट विस्पर। जी हाँ, तो द एलिफेंट विस्पर जो है वो इन्हें क्या किया गया है, शॉर्ट फिल्म यानी कि सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म में इन्हें अवार्ड दिया गया, 95वां अकादमी पुरस्कार के रूप में इन्हें दिया गया है। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए ऑस्कर अवार्ड, जी हाँ, तो ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए तो ऑस्कर अवार्ड जो है वो आर को, जी हाँ, तो आर के गाने को, जी हाँ, तो ऑस्कर अवार्ड जो है आर के गाने नाटू नाटू को, किसे, नाटू नाटू को जो है दिया गया है। जी हाँ, दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जी हाँ, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान दीजिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है आपको इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इसे जो है 1800, जी हाँ, तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इनके साथ, जी हाँ, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ जो है आनंद मोहन बोस भी थे। क्या थे? आनंद मोहन बोस भी जो थे वो इनके साथ थे। जी हाँ, तो आनंद मोहन, ध्यान दीजिएगा, मोहन बोस भी जो थे इनके साथ में थे, यानी कि इन दोनों ने मिलकर इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित देशों की मुद्राओं के संदर्भ में गलत का चुनाव कीजिए। तो गलत के चुनाव की जाए तो यहाँ पे सी जो है, जी हाँ, तो ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो यूरो नहीं है। क्या है? यूरो नहीं, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो पाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? पाउंड हो जाता है। अगर बात किया जाए वर्तमान में, या तो वर्तमान में यूरो जो है, जी हाँ, तो यूरो जो है आपको यूरोपीय देश की मुद्रा है, यानी कि 20 देशों की मुद्रा जो है यूरो है। क्या है? यूरो देश है। जी हाँ, तो यूरो हो जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है, तो हमारा अगला, अगर यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो मॉरिशस में रुपया चलता है, ताइवान में डॉलर चलता है, और इटली में यूरो चलाया जाता है। जी हाँ, तो यूरो चलाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है जून 2023 को भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो किसे हराकर जो है ये जीत लिया है? तो लेबनान को जो है इसमें हरा दिया। किसने हरा दिया? भारत ने जो है लेबनान को हरा दिया और जीत गया। अगर बात की जाए इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जो है भूटान, जी हाँ, तो भूटान के थिम्पू में किया गया था। कहाँ किया गया था? थिम्पू में जो है इसका आयोजन किया गया था। जी हाँ, तो इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एतमाद उद्दौला। जी हाँ, तो एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है वो किससे संबंधित है? तो जहांगीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जहांगीर से संबंधित है, क्योंकि जहांगीर के कार्यकाल में इसे जो है बनाया गया था। अगर एतमाद उद्दौला की बात की जाए तो नूरजहां के पिता को उपाधि दी गई। जी हाँ, तो एतमादुद्दौला को जो है नूरजहां के पिता की, जी हाँ, तो पिता की उपाधि जो है इसे दिया गया। अगर नूरजहां की बात की जाए तो नूरजहां ने 1627 ईस्वी में, कब? 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में, जी हाँ, तो आगरा में इसे बनाया था। क्या किया था? आगरा में इसे जो है बनाया था। क्या किया था? आगरा में जो है इस मकबरे को बनाया था। अगर यह मकबरा की बात की जाए तो ये सफेद मार्बल से, किससे? सफेद मार्बल से बनाया गया। किससे बनाया गया? सफेद मार्बल से बनाया गया था, जो कि प्रथम मकबरा था। अगर नूरजहां के पिता का नाम की बात की जाए तो गयास बेग। जी हाँ, तो गयास बेग जो था इनके पिता का नाम था। क्या था? नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। क्या था? गयास बेग जो था इनके पिता का नाम था, और इनकी माता का नाम जो था अस्मत बेगम था। क्या था? अस्मत बेगम जो था नूरजहां के माता का नाम था। क्या था? अस्मत बेगम जो था नूरजहां के माता का नाम हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है टू ए हंग्री फ्री बर्ड। जी हाँ, था टू ए हंग्री फ्री बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू ए हंग्री फ्री बर्ड पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हो जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। जी हाँ, तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। क्या हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं। अगर
सैमुअल हर्श की बात की जाए तो सैमुअल हर्श जो है एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्राइस ऑफ पावर। जो है तो प्राइस ऑफ पावर, जो है तो PRICE, प्राइस ऑफ पावर जो है वो क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत के महान ज्योतिषी चार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है, तो ये जो है पाटलिपुत्रा से गहरा संबंध हो जाता है। जहाँ तो पाटलिपुत्रा से गहरा संबंध हो जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। इनका जन्म जो है 400 जो है तो 476 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका, जी हाँ तो सूर्य सिद्धांतिका यानी कि आर्यभट्टियम, क्या आर्यभट्टियम, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी, आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और आर्यभट्ट ने जो है वो क्या किया था, दशमलव, या तो दशमलव प्रणाली, ध्यान दीजिएगा दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज, या तो शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने ही किया था। क्या किया था, आर्यभट्ट ने ही किया था। अगर पाई की बात की जाए, जी हाँ तो पाई की बात की जाए तो पाई का मान जो है इन्हीं आर्यभट्ट ने दिया था। जी हाँ तो आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट के नाम पे एक उपग्रह लॉन्च किया गया था जो कि 1975 ईस्वी में, जी हाँ तो 1975 ईस्वी में भारत सरकार का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, जो कि 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट के नाम से। अगला प्रश्न है हिटलर के किस, या तो हिटलर के किस देश पर आक्रमण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो हमने अब कुछ देर पहले बताया कि हिटलर ने क्या किया था, पोलैंड पर, जी हाँ तो पोलैंड पर जो है वो आक्रमण कर दिया था। कब किया था, तो 1939 ईस्वी में क्या किया था, हिटलर ने आक्रमण कर दिया था। जी हाँ तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था, जिसके फलस्वरूप जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। क्या हुआ था, 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था, जो कि आपको 6 अगस्त को, जी हाँ तो 6 अगस्त को जो है आपको हिरोशिमा पर, किस पर, हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम, जी हाँ तो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। और 9 अगस्त को, जी हाँ तो 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर, किस पर, नागासाकी पर, जी हाँ तो नागासाकी पर जो है ये बम गिराया था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था वो था फैट मैन। क्या था, फैट मैन था। कौन था, फैट मैन था बम का नाम। और नागासाकी पर जो गिरा था वो लिटिल बॉय था। क्या था, लिटिल बॉय जो था वो नागासाकी पर गिरने वाला बम का नाम था। जी हाँ तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जिसका नाम था फैट मैन, 9 अगस्त को नागासाकी पर जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था, लिटिल बॉय नाम था, जो कि एक परमाणु बम था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है अगस्त 2023 में लावारिस, जी हाँ तो लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। जी हाँ तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। क्या क्या लॉन्च किया गया, उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जी हाँ तो हमारा अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 25 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन, जी हाँ तो राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय आइकन के रूप में जो है सचिन तेंदुलकर को, किसे, सचिन तेंदुलकर को जो है नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए सौरभ गांगुली की, तो सौरभ गांगुली को जो है त्रिपुरा का, कहाँ का, त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या बनाया गया है, त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर जो है इन्हें बनाया गया। अगर बात किया जाए स्विट्जरलैंड पर्यटन, जी हाँ तो स्विट्जरलैंड पर्यटन का जो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपको नीरज चोपड़ा को बनाया गया। किन्हें बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को बनाया गया। अगर मैरी कॉम की बात की जाए तो मैरी कॉम जो है 8 बार, कितनी बार, 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता विजेता रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं, विजेता रह चुकी हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो शक्ति का बीमीय सूत्र जो है आपको MLT का पावर 2 और ML2 T−3 हो जाता है। क्या होता है, ML2 T−3 हो जाता है। अगर बात की जाए शक्ति यानी कि पावर, पावर का जो फॉर्मूला होता है F/A यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, ए यानी कि एक्सिलरेशन हो जाता है। अगर फोर्स की जाए, तो अगर फोर्स का बीमा की बात की जाए यानी कि दबाव की बीमा की बात की जाए तो क्या होता है, ML
टी इनवर्स 2 हो जाता है। अगर एक्सीलरेशन की बीमा की बात की जाए तो एल 2 हो जाता है। क्या होता है? एल 2 हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तुम्हारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? तो बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? तो वेलोसिटी, जी हाँ, तो वेलोसिटी समानुपाती, जी हाँ, तो वेलोसिटी समानुपाती 1/p हो जाता है। क्या होता है? 1/p, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती 1/p हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले फिल इन द ब्लैंक युक्त पानी को आमतौर पे सौम्य माना जाता है। तो क्यों जो है वो सौम्य माना जाता है? तो इसमें जो है, जी हाँ, तो इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसीलिए जो है ये सौम्य माना जाता है। क्या माना जाता है? सौम्य माना जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है? सरल लोलक, ध्यान दीजिएगा कि सरल लोलक, ध्यान दीजिए, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत 2% तथा आवर्तकाल का मापन में त्रुटि 1% है, तो जी का मापने का अधिकतम त्रुटि कितना हो जाएगा? तो जी के मान में अधिकतम त्रुटि जो है आपका 4% हो जाता है। कितना हो जाता है? 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4% जो है हो जाएगा। जी हाँ, तो 4% हो जाएगा, जो कि जी के लिए, जी हाँ, तो जी के लिए होता है, जी हाँ, तो जी के लिए होता है एल वाई, जी हाँ, तो एल वाई T2 हो जाता है। क्या हो जाता है? L/T2 हो जाता है, जहाँ पे L जो है आपको क्या हो जाता है कि आपका जो है आवर्तकाल हो जाता है, और T जो है टाइम हो जाता है। जी हाँ, तो T जो है टाइम हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो चुंबकीय अनुनाद पर जो है इनमें से कौन जो है आधारित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि MRI स्कैनिंग जो है वो क्या हो जाएगा? आपको चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। MRI के द्वारा जो है शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है MRI के द्वारा। अगर CT स्कैन की बात की जाए तो CT स्कैन के जरिए जो है किसके जरिए होता है? तो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और जियोग्राफी में एक्स किरण का भी प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? एंजियोग्राफिक में जो है आपको एक्स किरण का भी प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अभिकेंद्र बल, जी हाँ, तो अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो अभिकेंद्र बल जो है सदैव कैसे काम करता है? तो ये जो है आपको केंद्र की ओर, जी हाँ, तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश जो है ये कार्य करता है। क्या करता है? त्रिज्या की ओर ये काम करता है। अगर अभिकेंद्रीय बल की बात की जाए, यानी कि अभिकेंद्रीय बल फोर्स इज इक्वल टू होता है mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्या होता है? mv²/r जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही कथन छाटिए। तो सही कथन छाटने की बात की जाए तो इसमें जो है बी ऑप्शन जो है वो सही है। जी हाँ, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि चाल में केवल, जी हाँ, तो चाल में केवल परिमाण व वेग, जी हाँ, तो वेग में परिमाण की दिशा दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है यदि प्रक्षेप का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास हो जाएगा। तो प्रक्षेप का वेग अगर दुगना कर दिया जाएगा, जी हाँ, तो प्रक्षेप का वेग अगर दुगना कर दिया जाएगा तो उसका जो परास हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है, क्योंकि परास की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो परास आर की बात की जाए तो होता है U²/G होता है। क्या होता है? U²/G, यानी कि दुगना कर देंगे तो 2 को दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेट के स्थान पर बाईवैलेट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो किस बीमारी में लिया है? तो पोलियो, जी हाँ, तो पोलियो में जो है इसका क्या किया गया? निर्णय लिया गया है, जो कि ORS देने का निर्णय भारत ने लिया है। जी हाँ, तो ORV का निर्णय लिया है। पोलियो जो है क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को, किसको? तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। अगर पोलियो के टीके की खोज की जाए तो पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क ने की थी। किसने की थी? जॉन साल्क ने जो है इस पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है परमाणु के, जी हाँ, तो परमाणु के उपकोषों के भरने के क्रम को
क्रम नियंत्रित होता है, तो किससे जो है ये नियंत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर जो है अपबाहु के सिद्धांत के द्वारा। जी हाँ, तो अपबाहु के सिद्धांत के द्वारा जो है इसको भरने का काम होता है, यानी कि नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है क्षैतिज वृत्त के नियत चाल के, जी हाँ, तो नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। जी हाँ, तो गतिशील वस्तु के लिए क्या जो है वो नियत है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो नियत होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो है वो नियत हो जाती है। अगर किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा जो है वो कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहा जाता है। अगर गतिज ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु, जी हाँ, तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उनकी गति के कारण कार्य करने वाली जो क्षमता आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जी हाँ, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात की जाए तो हो जाता है 1/mv² हो जाता है। क्या होता है, 1/mv² जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। जी हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है वो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन की बात की जाए तो यहाँ पे यही कथन जो है वो गलत है, यानी कि ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना होता है। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु से नहीं बल्कि 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका फॉर्मूला O3 होता है। और अगला कथन की बात की जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन को कमी का उत्तरदायी है, तो ये सही है, यानी कि सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली यूवी रे यानी कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो ये भी सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, तो जी हाँ, ओजोन भी जो है आपका एक विष ही है। क्या है, ओजोन विष ही है। अगर बात की जाए तो ओजोन परत की मापने की जो इकाई है वो डाप्सन है। क्या है, डाप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई को नापने का एक क्या है आपका यूनिट है। अगर ओजोन परत को संरक्षण से रोकने के लिए जो है क्या चलाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1987 ईस्वी में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाल ही फिलहाल में किंगली समझौता, जी हाँ, तो किंगली समझौता ध्यान दीजिएगा, किंगली समझौता जो है हुआ है, जो कि 2016 में हुआ था। कब हुआ था, 2016 में जो है किंगली समझौता इससे रिलेटेड हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, CH3OH। जी हाँ, तो CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये जो है आपका मेथिल एल्कोहल। जी हाँ, तो मेथिल एल्कोहल का जो सूत्र हो जाता है वो CH3OH हो जाता है। जी हाँ, तो CH3OH हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ऑक्जेलिक, जी हाँ, तो ऑक्जेलिक अम्ल H2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो कार्बन की संयोजकता की बात की जाए तो कार्बन की संयोजकता जो है आपको 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 जो है कार्बन की संयोजकता हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है गुर्दे में, जी हाँ, तो गुर्दे में उत्पन्न मूत्र किससे होकर मूत्राशय तक पहुंचता है, जहां से इसे संचित किया जाता है। तो किससे होकर पहुंचता है, तो ये मूत्र वाहिनी के जरिए जो है गुर्दा तक क्या करता है, मूत्राशय में पहुंचता है। जी हाँ, तो मूत्राशय में पहुंचता है। मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। क्या होता है, पीला, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। जी हाँ, तो यूरोक्रोम के कारण जो है वो क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। जी हाँ, तो मूत्र का रंग पीला होता है। अगर बात किया जाए मूत्र में बदबू जो होता है वो अमोनिया के कारण, किसके कारण, अमोनिया के कारण जो है मूत्र में बदबू होता है। जी हाँ, तो मूत्र में बदबू होता है। अगर पीएच मान की बात की जाए तो मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। इसमें जो है 95% जल होता है। क्या होता है, 95% जल होता है। और इसमें 2.6% जो है यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि मनुष्य दिन भर में लगभग 1.45 लीटर मूत्र जो है उत्सर्जित करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि किस तत्व को रासायनिक, जी हाँ, तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो आवारा तत्व की संज्ञा जो है हाइड्रोजन को दी गई है। यहाँ तो हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये हर किसी तत्व के साथ, जी हाँ, तो हर किसी तत्व के साथ आसानी से, जी हाँ, तो आसानी से जो है क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसे आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। अगर सूर्य के प्रकाश की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश का
कारण जो है हाइड्रोजन और हीलियम है। जी हाँ, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो हो जाता है वो सूर्य के प्रकाश का कारण हो जाता है। गुब्बारा में जो है आपका कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपका गुब्बारा में जो है हीलियम गैस भरा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो परमाणु भार किसके बराबर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। जी हाँ, तो तुल्यांक भार गुने संयोजकता के जो है वो बराबर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अवरक्त। जी हाँ, तो अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है वो कहाँ स्थित है, तो अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है आपका क्या हो जाता है, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच जो है अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। कहाँ स्थित है, सूर्य तरंगों के बीच जो है अवरक्त तरंग स्थित हो जाता है, सूक्ष्म तरंगों के बीच। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। जी हाँ, तो मनुष्य का जो साधारण श्वसन दर होता है वो कितना हो जाता है, तो मनुष्य का साधारण श्वसन दर जो है 15 से 18 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो है मनुष्य क्या करता है 15 से 18 बार जो है वो सांस लेता है। अगर मनुष्य के या तो मनुष्य के धड़कन की बात की जाए तो 1 मिनट में लगभग 72 बार, कितनी बार, 72 बार जो है मनुष्य का धड़कन धड़कता है। जी हाँ, तो धड़कन धड़कता है। लेकिन अगर शिशु की बात की जाए, जो गर्भ में शिशु होता है उसके धड़कन की बात की जाए तो लगभग 130 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 130 बार धड़कता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और श्वसन की प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज का दहन होता है। किसका दहन होता है, ग्लूकोज का जो है क्या हो जाता है, दहन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि वृद्धि हार्मोन, जो है तो वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है, तो वृद्धि हार्मोन का जो है स्रवण किसके द्वारा होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। अगर बात की जाए पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क में जो है ये स्थित होता है, हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में जो है स्थित होता है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि भी जो है इसी को कहा जाता है। किसको, आपको आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है। यह शरीर, यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, यानी कि जो हार्मोन वृद्धि हार्मोन जो है वो हमारे शरीर को वृद्धि करने में सहायक होता है। क्या होता है, वृद्धि करने में सहायक होता है। जिसमें यह हार्मोन अधिक होता है, क्या होता है, अधिक श्रवण होता है, उसका शरीर विशाल हो जाता है। क्या होता है, विशाल होता है। जिसमें कम होता है उसका शरीर जो है वो क्या रह जाता है, छोटा, यानी कि जिसको हम नाटा कहते हैं, नाटा रह जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सही सुमेलित युग्म का चयन अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से नहीं बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको किससे है, ओजोन से है। किससे है, ओजोन से संबंधित है। जी हाँ, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपके ओजोन से संबंधित हो जाता है। जी हाँ, तो ओजोन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से आपका सही आंसर है, यानी कि ये जलवायु परिवर्तन ओजोन के क्षरण को क्या करता है, ये रोकता है। यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन से संबंधित है। किससे है, ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है। जी हाँ, तो ओजोन परत के रोकने के से संबंधित है। अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये जो है 1997 में, कब, 1997 पर में ये लागू किया स्टार्ट हुआ था और 2005 में जो है इसे लागू किया गया था। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो इनसे जो है 1987 में संधि किया गया था और 1989 में जो है इसे लागू कर लिया गया था। जी हाँ, तो लागू कर लिया गया था। अगर रामसर सभा की बात की जाए तो रामसर सभा जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि से संबंधित है, जो कि 1971 में इस पर संधि हुआ था और 1975 में जो है इसे लागू कर दिया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लैंगरहैंस द्वीप। जी हाँ, तो लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं कहाँ स्थित होता है, तो लैंगरहैंस द्वीप जो है हमारे अग्नाशय में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, लैंगरहैंस द्वीप आपका कहाँ होता है, अग्नाशय में स्थित होता है, जिससे जो है इंसुलिन का स्रावन होता है। अगर इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन जो है आपको बी कोशिका द्वारा स्रावन होता है। जी हाँ, तो बी कोशिकाओं द्वारा स्रावन होता है। इंसुलिन की अल्प मात्रा के स्रावन से मधुमेह नाम की बीमारी होता है। क्या होता है, मधुमेह नाम की बीमारी होती है, जिसे चिनिया रोग हमें कहा, जिसे हम चिनिया रोग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है वो बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एड्रीनेलिन। जी हाँ, तो एड्रीनेलिन के कारण जो है हृदय स्पंदन और रक्त दाब जो है वो बढ़ जाता है। इसी के कारण जो है उत्तेजना आता है। क्या आता है? उत्तेजना जो है इसी के कारण, इसी हार्मोन के कारण जो है वो आता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है बीसीजी का टीका। जी हाँ, तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का अगर टीके की बात की जाए तो इसका जो है आपको 6 माह के भीतर, किसके कितने दिन के भीतर? 6 माह के भीतर जो है बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए। बीसीजी का टीका जो है आपको किसके लिए? तपेदिक के लिए। यहाँ तो तपेदिक, ध्यान दीजिएगा, तपेदिक के लिए दिया जाता है। अगर बीसीजी का फुल फॉर्म की बात की जाए तो बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन होता है। तो बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जी हाँ, तो हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। जी हाँ, तो सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन जो है वो कौन सा हो जाता है? तो सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन हो जाता है। क्या होता है? क्लोरीन हो जाता है। जी हाँ, तो क्लोरीन हो जाता है। अगर जो है विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक की बात की जाए तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, फ्लोरीन हो जाएगा। और यहाँ जो है, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ फ्लोरीन है। क्लोरीन जो है आपको क्या हो जाता है? आपको सबसे सबसे क्रियाशील गैस हो जाता है क्लोरीन। जी हाँ, तो सबसे क्रियाशील गैस हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ नीचे का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, जी हाँ, तो सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।